हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री का पहला टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर का नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आज का हमारा टॉपिक है नेपोलियनिक कोड यानी सिविल कोड ऑफ 1804। नेपोलियन कोड जो 1804 में लाया गया था, इसके क्या क्या प्रोविज़न रहे, इसे समझने से पहले हमें थोड़ा सा नेपोलियन के बारे में बैकग्राउंड समझ लेना है। और जब हम बैकग्राउंड समझ लेंगे तो ये प्रोविज़न बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएंगे। जैसा कि हमने बताया कि फ्रांस में 1789 में वहाँ पर एक रिवॉल्यूशन होता है और फ्रांस में क्रांति होती है। क्रांति के बाद पावर किसके पास आ जाती है? वहाँ के लोगों के पास आ जाती है। फिर 1799 में फ्रांस का जो रूलर था या जो राजा था, अब वो बन जाता है नेपोलियन। फिर 1804 में नेपोलियन एक कानून की एक श्रृंखला लाई, एक ऐसा कानून लाया जिसमें बहुत सारे प्रोविज़न थे। उसी कानून को नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता था। और मान लेते हैं कि ये पूरा फ्रांस है, तो वो नेपोलियन एक ऐसा राजा था जो फ्रांस के अलावा उसके आसपास के जितने भी छोटे बड़े राज्य थे उन पर आक्रमण करता था और उन पर आक्रमण करके उस क्षेत्र को अपने में मिला लेता था और उन क्षेत्रों में भी ये नेपोलियन कोड इम्पोज कर देता था, लागू कर देता था। तो ये रहा नेपोलियन कोड। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या प्रोविज़न रहे। इट रिमूव्स ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। नेपोलियन ने जन्म आधारित जितने भी विशेषाधिकार थे उसे समाप्त कर दिया। मतलब नेपोलियन का मानना था कि किसी भी व्यक्ति को यदि हम पावर दे रहे हैं तो उसमें योग्यता के आधार पर पावर दें। ये नहीं कि वो राजशाही परिवार में जन्म ले लिया और तो उसको ऑलरेडी वो सारे अधिकार मिल जाएंगे। इसके सख्त खिलाफ था नेपोलियन। तो उसने पहला ये प्रावधान किया कि जितने भी बर्थ के आधार पर जितने भी लोगों को प्रिविलेजेस मिले हैं, विशेषाधिकार मिले हैं, वो सारे समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा इस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, और कानून के सामने सबको समान बता दिया। और सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब लोगों को संपत्ति रखने का भी अधिकार था। इससे पहले नेपोलियन से पहले जितने भी राजा रहे वहाँ पर आम लोगों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। संपत्ति पर पूरा नियंत्रण था वहाँ के राजा का। लेकिन जब नेपोलियन पावर में आया और फ्रांस में ये सारे नेपोलियन कोड तो लागू ही किया, साथ ही साथ इसके अलावा जिन क्षेत्रों को वो जीतता था वहाँ पर भी ये सारे कानून लागू कर देता था। तो पहला प्रोविज़न आपने ध्यान रखना है। दूसरा है इट सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव। उसने प्रशासनिक व्यवस्था को भी बहुत सरल बनाया। जो पहले काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता था अब उसे सिंप्लीफाई कर दिया, आसान कर दिया। इसके अलावा अगला प्रोविज़न है तीसरा, इट एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम। सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। एंड फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्फडम एंड मनोरियल ड्यूज। उसने सामंती व्यवस्था को समाप्त किया, साथ ही साथ किसानों को दास व्यवस्था से आज़ाद किया और उन पर जो भी ड्यूज़ थे, जितने भी उन पर कर्ज थे, उससे मुक्त कर दिया। सामंती व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि राजा पहले देश में शासन चलाने के लिए अपने आदमी बैठा देते थे और वो आदमी ग्राउंड लेवल पर जा कर के लोगों से टैक्स कलेक्ट करता था, वहाँ के लोगों को कंट्रोल करता था राजा के अनुसार ही। तो ये पूरी व्यवस्था सामंती व्यवस्था थी। तो नेपोलियन आते ही उस सारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया और नेपोलियन से पहले जितने किसान थे जो दास की व्यवस्था से जूझ रहे थे उन्हें दास बना लिया गया था, उन्हें अपने ज़मीन पर ही दास बना दिया गया था, उन्हें उससे मुक्त कर दिया और सारे ऋण से उन्हें आज़ाद कर दिया। तीसरा पॉइंट ये रहा। इसके अलावा चौथा पॉइंट से इट रिमूव्स गिल्ड रिस्ट्रिक्शन इन टाउन एरियाज। उसने जो शहरी क्षेत्रों में गिल्ड वाली व्यवस्था थी उस प्रतिबंध को हटा दिया। गिल्ड का मतलब क्या होता है कि गिल्ड कुछ व्यापारियों का एक ग्रुप था और गिल्ड सिस्टम में क्या होता था कि यदि कोई नया व्यक्ति व्यापार करना चाह रहा है तो वो गिल्ड सिस्टम उसे व्यापार करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ उत्पन्न कर देती थी। जैसे मान लीजिए आप केला की ठेली लगाना चाह रहे हैं और जैसे ही आप मार्केट में गए तो वहाँ पर जो केला की ठेली लगाने वाले हैं उनमें इतना सहमति है कि वो आपकी केले की ठेली चलाने ही नहीं देंगे। यही गिल्ड सिस्टम आज के समय में आप समझ सकते हो। ऐसा ही उस समय था। तो नेपोलियन ने उस सिस्टम को पूरी तरह से हटा दिया ताकि लोग ट्रेड कर पाएँ, व्यापार कर पाएँ, बहुत सारे अपने जो आप जीवन को चलाने के लिए कमाई का साधन बना पाएँ। ये चौथा प्रावधान था। पांचवा था ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड। जो परिवहन और कम्युनिकेशन सिस्टम था उसे भी इम्प्रूव किया गया। छठा पॉइंट है इस्टेब्लिश्ड यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर्स एंड कॉमन नेशनल करेंसी। उसने क्या किया कि सबके लिए एक समान कानून लागू कर दिया। और इससे पहले क्या होता था
इससे पहले यदि राजा है तो राजा के लिए कुछ अलग कानून होंगे, प्रजा के लिए कुछ और कानून होंगे, प्रजा के लिए कठोर कानून होंगे, राजा के लिए कोई कानून का मतलब ही नहीं रहता। लेकिन जब नेपोलियन आया तो उसने क्या किया, कहा कि सबके लिए यूनिफॉर्म लॉ होंगे, स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर्स, और जो बटखरे होंगे या माप के जितने भी मेजर्स होंगे वो सबको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। साथ ही साथ देश के लिए, पूरे देश के लिए एक नेशनल करेंसी बना दी। अच्छा, ये समझना क्या है कि वेट एंड मेजर को एक स्टैंडर्डाइज कर दिया गया, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं कि आज के समय यदि आप भारत में मान लेते हैं कि राजस्थान में यदि 1 किलो चीनी लेने आप जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको 900 ग्राम मिल रहा है, और वही 1 किलो चीनी यदि आपको गुजरात में लेने जाना होगा तो ये आप कहोगे कि 1 किलो चीनी दो, तो वो आपको 1000 ग्राम दे रहा है। तो अब बताओ क्या ये स्टैंडर्ड सिस्टम है? नहीं है। तो ये सिस्टम उस समय भी था। तो नेपोलियन ने कहा कि यदि 1 किलोग्राम में 900 ग्राम चीनी मिल रही है तो पूरे फ्रांस में यही माप होगा। ऐसा नहीं कि कहीं 1 किलोग्राम में 800 ग्राम मिल रहा है तो कहीं 1 किलोग्राम में 1100 ग्राम चीनी मिल रहा है। नहीं, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि वही पूरे देश में होगा, वही पूरे देश में लागू होगा। ये छठा प्रोविज़न था। अब हम देखते हैं कि नेपोलियन जिन देशों को जीतता था तो वहाँ पर नेपोलियन कोड लागू कर देता था। लेकिन अब हमें देखना है कि जिन जिन देशों में, मान लीजिए नेपोलियन फ्रांस के बगल में स्विट्ज़रलैंड को जीत लिया और वहाँ पर नेपोलियन कोड लागू कर दिया, तो स्विट्ज़रलैंड के लोगों को लगेगा कि अच्छा, हमारे यहाँ भी तो यूनिफॉर्म कानून लग रहे हैं, सबको इक्वलिटी मिल रही है, जो खुद का प्रॉपर्टी है उसे रखने का अधिकार मिल रहा है, कानून की समानता के अधिकार मिल रहा है, ये सारे मिल रहा है। तो लोग नेपोलियन के राज्य में आने से काफ़ी खुश महसूस किए शुरुआत में। तो हमें देखना है कि लोगों के रिएक्शन क्या रहे, जो सिटीजन्स थे उनके रिएक्शन क्या रहे जब नेपोलियन कोड लागू हो रहा था। पहला पॉइंट्स है, इन द रीजन दैट नेपोलियन कंकर्ड, ऐसे क्षेत्र जिन्हें नेपोलियन जीतता था, लोकल सिटीजन हैड मिक्स्ड रिएक्शन, वहाँ के जो लोग थे उनमें मिक्स रिएक्शन था। टू फ्रेंच रूल, जो फ्रांस का शासन था, जो नेपोलियन वहाँ कानून लागू करता था, उसको लेकर के जिन जिन क्षेत्रों को जीतता था वहाँ के लोगों के लिए मिक्स रिएक्शन था। फर्स्ट, they welcome French armies in many places like Holland, Switzerland and cities like Brussels, मेज, मिलान, मॉस्को। आपको ये सारे नाम ध्यान नहीं रखने, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जिन जिन क्षेत्रों को नेपोलियन कॉन्कर्ड करता था वहाँ पर नेपोलियन कोड या फ्रांस के कानून लागू कर देता था। तो उन क्षेत्रों के लोगों को मिक्स रिएक्शन दे रहे थे वो लोग। कुछ लोग इससे काफ़ी खुश थे, लेकिन बाद में उनका रिएक्शन बदल गया। लोग खुश क्यों थे? क्योंकि नेपोलियन कोड जब वहाँ पर लागू हो जाता था तो लोगों को अधिकार मिलने लगते थे, लोगों को इक्वल राइट्स मिलने लगते थे, लोगों को सम्मान मिलता था। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो सिंप्लीफाई कर दिया गया। ये सारे फ़ायदे उन्हें मिल रहे थे। लेकिन आगे देखते हैं। हाउएवर दिस चेंज टू एंगर व्हेन इट बिकम क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डिड नॉट गारंटीज पॉलिटिकल फ्रीडम। लेकिन जल्द ही वो गुस्से में बदल गया। वो जो शुरुआत में उन्हें फ़ायदा दे रहा था, अब वो उनके विचार बदल गए। अब वो विचार क्या हो गया, जब ये स्पष्ट हो गया कि जो नई प्रशासनिक व्यवस्था है राजनीतिक स्वतंत्रता की गारंटी नहीं दी। अब बताइए, यदि मान लेते हैं कि हम भारत के हैं और आप नेपाल के हैं, यदि हम कहते हैं कि नेपाल को भारत अपने नियंत्रण में ले लेता है और नेपाल के लोगों को बहुत सारा अधिकार देता है, लोगों को पैसे देता है, लोगों को इक्वलिटी ऑफ लॉ देता है, लोगों को समान व्यवहार देता है, तो वहाँ के लोगों को लगेगा कि ठीक है, हमें तो इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है। लेकिन उनकी पॉलिटिकल जो फ्रीडम थी वो छिन गई ना। अब नेपाल कहाँ रहा, अब नेपाल तो भारत हो गया। तो शुरुआत में लोगों को तो काफ़ी आनंद आया कि हमें अधिकार मिल रहे हैं, लेकिन उनकी पॉलिटिकल फ्रीडम छीनी जा रही थी। तो शुरुआत में वो खुश थे, लेकिन बाद में क्या हो गए, इससे नाराज़ हो गए कि जो हमें अधिकार मिल रहे हैं इससे कहीं ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल फ्रीडम छीनी जा रही है। द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ हायर टैक्सेस, सेंसरशिप एंड कंपल्सरी मिलिट्री सर्विसेज इन फ्रेंच आर्मी सीम्ड ग्रेटर दैन बेनिफिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। अब जहाँ जहाँ नेपोलियन जीतता था वहाँ पर कुछ अपने कानून और भी लागू कर देता था। टैक्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ा देता था, सेंसरशिप कर देता था, वहाँ पर जितने भी मीडिया हैं उन पर प्रतिबंध लगा देता था, और वहाँ के लोगों को फ्रांस के आर्मी में कंपलसरी सर्विस देना पड़ता था। अब उतना लाभ लेकर ये उन्हें
फ्रांस को देना पड़ता था, नेपोलियन को देना पड़ता था। तो लोगों को लगा कि हमें ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस मिल रहे हैं, जो नेपोलियन कोड में मिल रहे हैं, इसके बदले में तो हमारी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी चली गई। तो लोग इससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होने लगे। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि अब इस टॉपिक से, नेपोलियन कोड से रिलेटेड क्या क्या बोर्ड में प्रश्न पूछे गए हैं या कैसे प्रश्न बने जाने की संभावना है, उन प्रश्नों को देख लेते हैं। एक बोर्ड में ही पूछा गया है 2025 में। प्रश्न क्या है? एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेपोलियन कोड इन मेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रैशनल एंड एफिशिएंट। मतलब जो नेपोलियन कोड है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को रैशनल और एफिशिएंट बनाने के लिए क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। तो आपको नेपोलियन कोड के सारे प्रोविजंस लिख देने हैं। नेपोलियन कोड ऑफ 1804 played a crucial role in making the एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट। और उसके प्रोविज़न क्या क्या हैं वो लिख देना। प्रिविलेजेस को एबोलिश कर दिया, प्रॉपर्टी के अधिकार मिल गए लोगों को, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सिंप्लीफाई किया गया, फ्यूडल सिस्टम सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया, और वहाँ के जो पीजेंट्स थे, किसान थे, उन्हें दासत्व से मुक्ति दे दी गई। साथ ही साथ उनके पास जो भी ड्यूज़ थे, कर्ज थे, उन्हें माफ़ किया गया, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया। यही सारे तो वहाँ पर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इस्टेब्लिश किया। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, हमने ईयर लिखना भूल गए हैं, फिर भी आप देख लो। रीड द फॉलोइंग फैक्ट्स रिलेटेड टू नेपोलियनिक कोड केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। नेपोलियनिक कोड के बारे में सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। इसमें क्या क्या प्रोविजन थे उसे देखना है। पहला है एबोलिशन ऑफ प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। दूसरा, इस्टेब्लिशिंग इक्वलिटी बिफोर लॉ, सिक्योरिंग प्रॉपर्टी राइट्स, इम्पोजिंग मोनोरियल ड्यूज ऑन पीजेंट्स। तो आप देखोगे तो पहला तो बिल्कुल सही है कि जो बर्थ राइट थे, जो जन्मजात उन्हें विशेषाधिकार थे, प्रिविलेजेस मिले थे, उसे एबोलिश कर दिया था। तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है सबको इक्वलिटी बिफोर लॉ लागू कर दिया, सबको कानून के सामने बराबर कर दिया, ये भी सही था। और लोगों को संपत्ति रखने के भी अधिकार था। लेकिन चौथा पॉइंट इज जस्ट अपोजिट है, उसने इम्पोज नहीं किया था, उसे समाप्त कर दिया गया था जो पीजेंट्स पर जितने भी कर्ज थे। तो चौथा नहीं होगा। जब चौथा नहीं होगा मतलब बी वाला सही नहीं होगा, सी वाला भी सही नहीं होगा और डी वाला भी सही नहीं होगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो आशा करते हैं कि नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड ऑफ 1804 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नोट्स बनाते रहिएगा और रिवाइज करते रहिएगा। जल्दी हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।